हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड और सौर मंडल के बारे में जानेंगे लोग, जिसे हम यूनिवर्स एंड आवर सोलर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। देखिए, यह आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। जैसे आप नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये आपके हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन होता ही होता है। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी संरचना और इसके क्या स्ट्रक्चर है। चलिए, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले चलिए हम ब्रह्मांड, जिसमें हम लोग हमारा ब्रह्मांड है, हमारे यूनिवर्स है एंड हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में नॉलेज लेते हैं लोग, जानते हैं लोग। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति मतलब जब किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका जो फॉर्मेशन होता है, यानी उसका उस उत्पत्ति कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड और उसकी शुरुआत बिग बैंग सिद्धांत से हुई। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी मतलब बिग बैंग सिद्धांत से हुआ था। बिग बैंग सिद्धांत से हुआ था। चलिए पढ़ते हैं। जब हम ब्रह्मांड के बारे में जानना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत को समझना जरूरी होता है। इसके लिए सबसे खास और माना गया हुआ सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। हमने कहा था कि सबसे पहले होती है जो स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है तो उसके कैसे स्ट्रक्चर होता है, क्या कि उसमें फॉर्मेशन के लिए टॉपिक लगते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा पूरा सौर मंडल एक ही छोटे बहुत गर्म और बहुत ही घने बिंदु में था, जिसे सिंगुलरिटी यानी विलक्षण कहते हैं। मतलब बिग बैंग थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स है, एक सबसे मतलब एक पॉइंट था, एक छोटा गोला था, जिसे हम इसे विलक्षणता यानी सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। फिर अचानक इस छोटे से बिंदु में एक बड़ा धमाका हुआ और यह फैलना शुरू हो गया। जैसे जैसे यह फैलता गया, यह ठंडा होता गया और इसी के छोटे छोटे हिस्से परमाणु और बाद में तारे और आकाशगंगा बनी। यह फैलाव आज भी जारी है और हमारा ब्रह्मांड अभी भी बड़ा हो रहा है। मतलब कहने का सेंस ये है कि हमारा जो ब्रह्मांड है जो यूनिवर्स है, एक छोटे गोले गर्म गोले की तरह था। अब उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ, विशाल धमाका हुआ, जिसके कारण उसके छोटे छोटे एटम होते हैं यानी परमाणु होते हैं, वह कुछ दूर में मतलब टूट गए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मतलब ऐसे आग का गोला था, मतलब बहुत हीट था और उसका फॉर्मेशन हुआ, मतलब उसका विस्फोट हुआ और ये बहुत दूरी में फैला, जिसके कारण हम लोग का यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, निर्माण हुआ था। इसके क्या सबूत है मतलब जानते हैं। वैज्ञानिकों के पास इस वैज्ञानिकों के पास इस सिद्धांत को सच साबित करने के लिए कई सबूत है, जिसमें से कुछ खास है। जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसे CMB के नाम से जानते हैं। यह एक तरह की गर्मी है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बिग बैंग सिद्धांत के बाद बची हुई गर्मी है। अब रेड शिफ्ट, जब हम दूर की आकाशगंगा को देखते हैं तो उनका प्रकाश लाल रंग की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। इसे ही रेड शिफ्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि वे हमसे दूर जा रहे हैं। मीन्स कहने का सेंस ये है कि जो हमारी गैलेक्सी होती है, मतलब जो हमारी आकाशगंगा होती है, अगर वह हमसे जितना ही दूर जाएगी हमसे, तो वो उतना ही हमके रेड दिखाई देगी। अगर आकाशगंगा हमसे बहुत मिलियन करोड़ों मतलब बहुत दूर है तो हमें इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है तो वो हमें बहुत ही रेड कलर के दिखाई देगी। अगर वो मतलब नियरेस्ट है तो वह उसका जो रेड कलर होगा वो मतलब
पूरा रेड कलर नहीं देगा, वैसे फीका फीका जो कहते नहीं, जो स्मॉल मतलब जो लाइटली उतना रेड दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले आप जानते हैं रेड शिफ्ट कैसे काम करता है, जो बताएं सिर्फ हो जाए। इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई गाड़ी आपसे दूर जा रही है तो उसकी आवाज़ की पिच बदल जाती है। इस तरह जब कोई आकाशगंगा हमसे दूर जाती है तो उसका प्रकाश खिंच जाता है और हमें लाल रंग का दिखाई देता है। जितना दूर आकाशगंगा होगी वह उतनी ही तेज से दूर जा रही होगी और उसका उतना ही ज़्यादा लाल प्रकाश दिखेगा। यही इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड लगातार तेजी से फैल रहा है। जो हम बताए थे वही इसमें लिखा है। मतलब फिर से बताते हैं, कहने का सेंस ये है कि जो हमारा गैलेक्सी होते हैं, आकाशगंगा होते हैं, वह हमसे जितना दूर जाएगा उतना ही हमें रेड कलर का दिखाई देगा। मतलब हमको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो यूनिवर्स में जो सैटेलाइट है उसके कारण, मतलब गूगल पर सर्च करके देखिएगा तो वैसे दिखाई देगा। वैसे अभी तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट उपग्रह उससे पता चल जाता है। देखिए, सबसे पहले होती है अब ब्रह्मांड की संरचना। ब्रह्मांड की संरचना होती है, ब्रह्मांड में हर चीज़ एक खास क्रम से जुड़ी हुई है, छोटे से लेके बड़े तक। मतलब जो ब्रह्मांड है, मतलब जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, मतलब ब्रह्मांड में बहुत सारे छोटे छोटे एटम है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेनेट्स है। मतलब ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। सबसे पहले उसमें पढ़ते हैं गैलेक्सी, आकाशगंगा। आकाशगंगा तारे आकाशगंगा तारे गैस, धूल और एक अदृश्य चीज जिसे डार्क मैटर कहते हैं से बनी बहुत बड़ी प्रणाली है। ये सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ बंधी रहती है। आकाशगंगाएं 3 तरह की होती है। मतलब जो हमारी जो गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, वो बहुत सारी ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधी होती रहती है। अब चलिए आकाशगंगा के टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले होती है नंबर 1, स्पाइरल, सर्पिल जिसे स्पाइरल कहते हैं, आकाशगंगा। ये बीच में मोटे और घुमावदार भुजाएं वाली होती है। इनकी भुजा में नए तारे बनते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी ऐसी है। हमारी देखिए, मतलब सर्पिल आकाशगंगा ऐसी होती है जो बीच में मोटी होती है। और जो सर्पिल आकाशगंगा होती है, सबसे पहले होती है हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो इसका आंसर होगा मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हम सभी, जिसमें सौरमंडल, हमारा सौरमंडल होता है, हमारा आवर सिस्टम उसी में, और हम लोग उसी में प्रेजेंट है। लोग उसी में अर्थ प्लैनेट्स है, उसी में हम लोग प्रेजेंट है लोग। सबसे पहले होती है इलिप्टिकल, जिसे दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। इसका आकार गोल या अंडाकार होता है। इनमें गैस और धूल बहुत कम होती है, इसीलिए इनमें नए तारे नहीं बनते हैं। इनमें ज़्यादातर पुराने तारे होते हैं। जो हमारा इलिप्टिकल आकाशगंगा है, उसमें जितने भी जितने भी पुराने बहुत बहुत पुराने स्टार है, वह हमको इलिप्टिकल गैलेक्सी में ही प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। और सबसे पहले होते हैं इनरेगुलर आकाशगंगा, यानी होता है अनियमित आकाशगंगा, इनरेगुलर गैलेक्सी। इसका कोई खास आकार नहीं होता है। ये अक्सर तब बनती है जब दो आकाशगंगा आपस में टकराती है। इनमें पुराने और नए दोनों तरह के तारे होते हैं। आकाशगंगा प्रकार के छवि है, मतलब इन रेगुलर गैलेक्सी में हमारे जब दो गैलेक्सी आपस में कोलिजन होती है, टकराती है, तो इन रेगुलर गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। इसमें पुराने स्टार और नए स्टार दोनों होते हैं, दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जानेंगे लोग स्टार। तारे बहुत बड़े और गर्म गैस के गोले होते हैं जो अपनी गर्मी और रोशनी खुद बनाते हैं। यह काम उनके अंदर होने वाले परमाणु संलयन से होता है। हमारा सूर्य भी एक तारा है।
सबसे पहले होती है जो हमारा सन भी है, उस सन भी जो है ना वह एक स्टार ही है। अब न्यूबुला जिसे निहारिका के नाम से जानते हैं वो पढ़ते हैं। निहारिका गैस और धूल के बड़े बड़े बादल होते हैं। तारों तारों की नर्सरी कहलाते हैं। मतलब जो निहारिका हुए उसे हम तारों की नर्सरी कहलाते हैं, क्योंकि यही नए तारे पैदा होते हैं। ये मरने वाले ये मरने वाले तारों के अवशेष भी होते हैं। मरने वाले तारे का अवशेष कहाँ मिलने को देखने को मिलता है? तो न्यूबुला में, निहारिका में देखने को मिलता है। अब जाने के लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये ब्रह्मांड की दो रहस्यमयी चीज़ें हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में 95% से अधिक ज़्यादा इन्हीं से बना है। नंबर 8 डार्क मैटर, यह हमें दिखाई नहीं देता है और ना ही सुनाई यह दिखाई नहीं देता है और ना ही इसकी रोशनी निकलती है। हम इसे सिर्फ इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण असर इसका महसूस कर सकते हैं। अब नंबर भी है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी यह एक ऐसी ताकत है जो ब्रह्मांड को एक तेजी से फैलाने में काम करती है। इन दोनों के बारे में वैज्ञानिक अभी भी जानकारी में जुटे हुए हैं। तीसरा, सबसे पहले अब जाने के लिए ब्रह्मांड, दूरियां और समय। ब्रह्मांड हमसे कितना दूर है? ब्रह्मांड, दूरियां और समय। सबसे पहले होती है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष से दूरियां बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्हें किलोमीटर से नहीं मापा जाता है। इन्हें मापने के लिए कुछ खास इकाइयाँ होती है। देखिए, सबसे पहले होती है जो हमारे अंतरिक्ष होती है वो बहुत ज़्यादा दूरी में फैली हुई है, बहुत ज़्यादा, जिसे हम लोग किलोमीटर में मेजरमेंट नहीं कर पाए। तो उसके लिए एक अलग यूनिट होता है जिसे हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। नंबर ए प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। यह समय नहीं बल्कि दूरी मापने की इकाई होती है। यह बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस मापने के लिए डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो लाइट होती है। लाइट ईयर होती है, प्रकाश ईयर होती है। यह वह दूरी है जो अपनी एक साल में तय करता है। यह लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। इसे हम तारों और अपनी आकाशगंगा के अंदर की दूरी मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर बी पार्सेक। यह खगोलीय यानी एस्ट्रोनोमीटर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दूरी की एक और इकाई है। यह लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। कहने का मीन्स ये हुआ कि हमारा जो एक पार्सेक होते हैं वह कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। अब जानेंगे लोग गैलेक्टिक ईयर। यह वह समय है जो हमारे सौर मंडल, सूर्य और उसके ग्रह को अपने आकाशगंगा यानी मिल्की वे के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। इनमें लगभग 22.5 से 25 करोड़ साल लगते हैं। मतलब जो हमारे जो सन है, सन भी उसके ग्रह, आकाशगंगा, मतलब जो हमारे जो सन है, हमारा जो आवर सिस्टम सोलर सिस्टम होती है, हमारा आवर सोलर सिस्टम है, वह गैलेक्सी का एक पूरा चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगाते हैं। समझिए कि गैलेक्सी अब कितना बड़ा होगा कि सन मतलब जो सोलर सिस्टम होगा उसका एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगता है, 25 करोड़ ईयर लगता है। अब पढ़ेंगे लोग मिल्की वे, आकाशगंगा। हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। इसका आकार एक घुमावदार डिस्क जैसा होता है। नंबर 1, इसकी बनावट के बारे में समझ सकते हैं। इनमें बीच में मोटा हिस्सा होता है और उसके कई घुमावदार भुजाएं होती हैं। इसके चारों ओर तारे का एक गोलाकार घेरा होता है। हमारी जगह मतलब मिल्की वे में हमारी जगह मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है वह कहाँ प्रेजेंट है? मिल्की वे में। देखिए, हमारा सौर मंडल उसके केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर इसकी एक भुजा में है जिसे ओरियन आर्म कहते हैं।
मतलब जो गैलेक्सी होती है उसके सेंटर से 27,000 हमारा आवर सिस्टम मतलब हम लोगों का सोलर सिस्टम जो सौर मंडल है वही पॉइंट है। सबसे पहले हम जानेंगे लोग अब कुछ खास बातें। नंबर 1 ब्रह्मांड तेजी से फैल रही है, हम लोग पहले टॉपिक में पढ़ा था। नंबर 2 वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड से 100 से 200 अरब के बीच आकाशगंगा है। मीन्स जो हमारी जो गैलेक्सी होती है वो 100 से 200 आकाशगंगा उसमें होती है। आकस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जिसे CMB के नाम से जानते हैं, यह एक तरह की गर्मी है जो बिग बैंग महाविस्फोट के समय से बची हुई है और पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह इस सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत है। हमने ये टॉपिक पहले में ही पढ़ चुका था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे अब यहाँ से पढ़ेंगे लोग आवर सोलर सिस्टम यानी हमारा सौर मंडल। अब देखिए उसकी हमारा सौर मंडल की उत्पत्ति कैसी हुई। सबसे जिसमें हम लोग प्रेजेंट है, जिसमें हमारा अर्थ प्लैनेट्स प्रेजेंट है। सबसे पहले जानेंगे लोग सौर मंडल। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली हर चीज़ एक परिवार ही है। मतलब ऐसे मान सकते हैं जैसे वह सूर्य है और उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स है वह एक फैमिली मेम्बर ही है, ऐसे मान सकते हैं। सौर मंडल अब यह कैसे बना? वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 4.4 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल गैस और धूल के एक बड़े घूमते हुए बादल से बना है जिसे सौर निहारिका कहते हैं। अब देखिए ये तो सीधा पॉइंट बताया गया है कि एक घूमते हुए बादल से बना जिसे सौर निहारिका कहते हैं। अब इसकी बनावट कैसे हुई? हमारे सौर मंडल के अंदर की तरफ 4 चट्टानी ग्रह है। मतलब जैसे सौर मंडल हो गया जिसके अंदर 4 चट्टानी ग्रह जिसे हम मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। इनके बाद क्षुद्र ग्रह बेल्ट, इसके बाद 4 बड़े ग्रह यानी गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं जिसे बृहस्पति, शनि, यूरेनियस, नेपच्यून आदि। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चट्टानी ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के अंदर चट्टानी ग्रह कौन कौन है? तो सबसे पहले होती है इसमें बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया। ये जो हमारी जो प्लैनेट्स होती है, जो ग्रह होती है, ये चट्टानी ग्रह होती है। और जो गैसीय ग्रह होती है जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ये नेपच्यून है, ये पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप इसे नोटेड। सूर्य हमारा तारा, जो सूर्य है वह हमारा एक तारा ही है, स्टार ही है। सूर्य हमारे सौर मंडल के बीच में है। यह सबसे बड़ा तारा है और यह एक साधारण तारा है। सूर्य मतलब जो सूर्य होती है वह एक स्टार ही है। सूर्य की बनावट में क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट होता है? चलिए सबसे पहले होती है कोर। यह सूर्य का सबसे अंदर हिस्सा, मतलब सूर्य का जो अंदर का हिस्सा होता है इसको कोर कहते हैं। यह सूर्य का सबसे अंदर का हिस्सा है जहाँ परमाणु संलयन होता है। यहाँ हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है और बहुत ज़्यादा गर्मी और रोशनी पैदा करती है। मतलब जो सन होती है, सन के अंदर का जो पॉइंट होती है जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं, वह जो हाइड्रोजन होती है ना, हाइड्रोजन को हीलियम बदलती है जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है। नंबर 2 रेडिएटिक जोन। यह एक घना क्षेत्र है जहाँ से गर्मी बाहर की तरफ जाती है। मतलब सन, अगर बात करें सन का, तो सन के ऊपर मतलब सन से जो हीट प्रोड्यूस होती है वह रेडिएटिक जोन के कारण ही सन से हीट प्रोड्यूस होती है। नंबर 3 अब जाने कनेक्टिव जोन। यह सबसे बाहरी परत है। यहाँ गर्म गैस ऊपर उठती है और ठंडी होकर फिर नीचे की तरफ आ जाती है। सबसे पहले अब सूर्य की बाहरी हिस्सा, मतलब अब सन की जो बाहरी हिस्सा बा, हम लोग सन के आंतरिक हिस्सा को पढ़ लेते हैं। अब सूर्य की बाहरी हिस्सा। नंबर 2 नंबर ए फोटोस्फीयर।
यह सूर्य की वह सतह है जिसे हम देख सकते हैं। नंबर बी, क्रोमोस्फीयर, यह फोटोस्फीयर के ऊपर की ही पतली गैस की परत होती है। नंबर सी, कोरोना, यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है जिसे केवल सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। अब यहाँ से एक आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का जो कौन पार्ट है जिसे देखा जा सकता है, तो इसका आंसर कोरोना। नंबर, अब तारे का जीवन चक्र, हम लोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले होती है तारे का जीवन चक्र। कोई भी तारा कैसे जिएगा, कैसे मरेगा, उसके वजह पर निर्भर करता है। सभी तारे पहले एक तारकीय निहारिका में पैदा होते हैं और फिर एक सामान्य तारे के रूप में चमकते हैं। छोटे तारे, अब तारे में भी एक छोटा तारा होता है, बड़े बड़े तारे होते हैं, छोटे छोटे तारे हैं। जैसे हमारा सन, जिसे कितना बार बोलते हैं, जैसे हमारा सन है जिसे हम स्टार के नाम से, तो तारे ही है वो हमारा। सबसे पहले होते हैं नंबर ए, जब इनका ईंधन यानी हाइड्रोजन, जब इनमें हाइड्रोजन की खत्म हो जाती है तो यह एक लाल विशाल यानी रेड जायंट तारे में बदल जाते हैं। कहने का सेंस यह है कि जब स्टार में हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं तो वह एक लाल विशाल के रूप में बदल जाते हैं। नंबर 2, फिर इनकी परत बाहर निकल जाती है और पीछे एक बहुत बड़ा घना और गर्म हिस्सा बचता है जिसे श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। नंबर 3, बहुत समय बाद यह श्वेत वामन ठंडा होकर एक काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ में बन जाता है। अब जानेंगे लोग बड़े तारे। छोटे तारे के तो बन गए, अब बड़े तारे। जब इनका ईंधन खत्म होता है यानी हाइड्रोजन खत्म होता है तो अब यह एक लाल महाविशाल में बदल जाता है यानी रेड सुपर ग्लैंड। नंबर 2, इसके बाद ये एक बहुत ही बड़े धमाके से फटते हैं जिसे सुपरनोवा कहते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो हमारे जो बड़े स्टार होती है जब उसमें हाइड्रोजन की खत्म हो जाती है तो वह एक बड़े मतलब बहुत ही महाविशाल लाल में बदल जाता है। और जब इनका विस्फोट होता है, मतलब इनका जो टूटता है, तो यह एक बड़ा सुपरनोवा कहते हैं, सुपरनोवा में यह बदल जाता है। नंबर 3, धमाके के बाद जो बचता है वह या तो एक न्यूट्रॉन तारा होता है जो बहुत घना होता है या फिर एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि इसकी रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती है। मतलब जो ब्लैक होल होती है, ब्लैक होल इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसका जो इतना ग्रेविटी मतलब इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि अगर उसमें ब्लैक होल में अगर स्टार चला जाए तो उसका लाइट भी बाहर नहीं आ पाएगा। अब सोचिए कि ब्लैक होल कितना बड़ा होता होगा, वह स्टार से भी बड़ा होता होगा। नंबर 3, ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जिन्हें उनकी दूरी, बनावट और विशेषता के आधार पर 2 बड़े भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आंतरिक ग्रह, नंबर 2 बाहरी ग्रह। देखिए ये मेन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते, इसीलिए आप इसे गौर से सुनिए। नंबर 1 चट्टानी ग्रह है जिसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चार ग्रह सूर्य के करीब ग्रह होते हैं। मतलब जो ये 4 ग्रह होते हैं ये सूर्य के करीब ग्रह होते हैं। ये ज़्यादातर चट्टानों और धातुओं से बनते हैं और इनकी सतह ठोस होती है। नंबर 1 हम बुध यानी मरकरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले होती है यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये तो हर बच्चा का पता होगा कि जो मरकरी होते हैं वह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होती है सूर्य और सूर्य के सबसे पास ग्रह होती है। यहाँ कोई वायुमंडल यानी कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। यहाँ दिन के समय यहाँ टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है और रात के समय यहाँ टेम्परेचर -168 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। एक ही सतह पर बहुत सारे गड्ढे होते हैं जो उल्का पिंड के टकराने से बने होते हैं। इसका कोई अपना चांद या उछले वाला नहीं होता है।
राइट। अब सबसे पहले ख बी यानी शुक्र के बारे में जानेंगे, वेनस। इसे शुक्र, वेनस, इसे भोर का तारा, इसे भोर का तारा या साँझ का तारा भी कहते हैं। यह आकार में पृथ्वी के जैसा होता है, इसीलिए हम इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसका घना और जहरीला वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को रोक लेता है, जिससे यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन गया है, मतलब माना जाता है। इसकी सतह पर तापमान 475 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यह बाकी ग्रहों के मुकाबले उल्टी दिशा में घूमता है। इसका कोई भी चांद नहीं होता। अब देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि ऐसा कौन सा प्लैनेट्स है, कौन सा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है। ऑप्शन नंबर ए मार्स, ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर ए सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। आप कमेंट बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। चलिए ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। नंबर 1 अब पढ़ते हैं हम लोग पृथ्वी। हमारा कितना मस्त अर्थ है जिसमें हम लोग प्रेजेंट है लोग, और इस हम लोग प्रेजेंट है लोग। सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं लोग हमारे प्लेनेट्स, हमारी अर्थ के बारे में। यह हमारा घर होता है, जिसे और जीवन को सहारा देने वाला एकमात्र ग्रह है। यहाँ की सबसे खास बात इसकी सतह पर तरल पानी भी मौजूद है, और यहाँ वायुमंडल भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम लोग सांस ले सकते हैं। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा 24 घंटे में लगते हैं, जिसके कारण दिन और रात होता है। अब नंबर 2 मंगल के बारे में जानेंगे लोग। इसे हम लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर लोहे के जंग लगे हुए होते हैं। यहाँ इसमें वायुमंडल का बहुत पतला होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो मंगल है वहाँ कभी ना कभी जल प्रेजेंट है, जिसके इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बड़े दूसरी जगह पानी का पता चलता है। हमारे जो मंगल है उसके 2 चांद होते हैं, नंबर 1 फोबस और डीमोस। सबसे पहले होते हैं, अब जानेंगे लोग बाहरी ग्रह, गैसीय ग्रह और विशाल ग्रह। गैसीय ग्रह बताए थे, जिसमें बृहस्पति होगा, शनि होगा, नेपच्यून होगा, यूरेनियस होगा। सबसे पहले ये 4 ग्रह सूर्य के बहुत दूर रहते हैं और इसका आकार बहुत बड़ा होता है। ये मुख्यतः सूर्य से हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से बने होते हैं, और इसकी कोई ठोस सतह नहीं होती है। नंबर 1 बृहस्पति, जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसका सबसे प्रसिद्ध चिन्ह ग्रेट रेड सॉफ्ट है, जो एक बहुत बड़ा और लगातार चलने वाले तूफान है। यह तूफान कई सालों से चल रहा है। बृहस्पति के पास 95 से भी अधिक चांद है। पूछ देगा क्वेश्चन कि बृहस्पति के पास कितने चांद है, तो 95 है। इसके 4 बड़े चांद है, मून है, जैसे आइसो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है, जिन्हें गैलियन चंद्रमा कहते हैं। अब इसे आप याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में। सबसे पहले अब स्टर्न यानी शनि। यह अपने शानदार और बड़े छल्ले वाले के लिए जाना जाता है, जो बर्फ, धूल और चट्टानों के टुकड़े से बने होते हैं। शनि इतना हल्का ग्रह होता है कि अगर इसे पानी में यानी तालाब में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। इसके पास 140 से भी ज़्यादा मून है। समझिए ये कितना हल्का होते हैं, और इसके पास सबसे ज़्यादा मून है यानी 140। सबसे बड़ा मून इसका टाइटन है, जिसका अपना घना वायुमंडल होता है, और इसकी सतह पर हाइड्रोकार्बन की झीलें हैं। अब जानेंगे लोग यूरेनस। इसे
आइस जाइंट, इसे आइस जाइंट यानी बर्फ का विशालकाय कहा जाता है। यह अपनी ध्रुवी पर एक तरफ झुका हुआ घूमता है। शायद किसी बहुत पुरानी टक्कर के कारण मीथेन गैस की वजह से यह नीला हरा दिखाई देता है। इसके पास 27 से भी ज़्यादा चांद है। अब जानेंगे लोग डी नेपच्यून। यह सूर्य से सबसे दूर की ग्रह है। यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है और 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से तेजी से हवा चलती है। यहाँ पे बृहस्पति की सतह इस पर एक बड़ी तूफान धाबा है जिसे ग्रेट ड्रॉक स्पॉट कहते हैं। इसके 14 से भी ज़्यादा चांद होते हैं। इसका सबसे बड़ा चांद टाइटन होती है जो अपने ग्रह के घूमने की उल्टी दिशा में घूमती है। अब जानेंगे लोग अन्य पिंड हमारे सौरमंडल में ग्रहों के अलावा भी बहुत सी दिलचस्पी चीज़ें हम जानेंगे। नंबर 1, अब देखिए हम लोग जो स्मॉल स्टार होती है, जो बिग स्टार होती है, बड़ा स्टार होती है, उसके बारे में लोग जान लिए। अब हम लोग जानेंगे लोग बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह। सबसे पहले होती है बौने ग्रह जिसे ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। ये भी गोल होते हैं, ये भी गोल लेते हैं और सूर्य के चक्कर लगाते हैं। लेकिन इनका रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं होते हैं। जैसे अदर प्लैनेट्स होते हैं वे अपने कक्ष पर ही घूमते रहते हैं और उनके जो जितने भी रास्ता होते हैं वे साफ होते हैं। बट इस प्लैनेट्स का रास्ता साफ नहीं होता है। इसमें छोटी छोटी बहुत चीज़ें होती हैं। प्लूटो जो कभी ग्रह था, अब इसे बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। सेरस एक बौना ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच रहता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच जो ग्रह रहता है उसे किस नाम से जानते हैं? नंबर 1 सेरस, याद रखिएगा। नंबर 2 क्षुद्र ग्रह यानी क्षुद्र ग्रह। ये चट्टाने के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सौरमंडल के बनने के बाद बच गए हैं। इनमें से ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति से एक बेल्ट में मिलते हैं जिसे क्षुद्रग्रह बेल्ट कहते हैं। अब उल्कास्म के बारे में लोग जानेंगे। सबसे पहले जब कोई छोटी चट्टान अंतरिक्ष से होती है जिसे उल्का पिंड कहते हैं। देखिए अगर अंतरिक्ष से जब कोई छोटी चट्टान गिरती है जिसे उल्का पिंड से कहते हैं, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, लेकिन वो टूटता हुआ तारा उसे हम नहीं कहते हैं, यह उल्का पिंड आखिर का होता है। नंबर 2, जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में घुसती है तो यह जलने लगती है और यह एक उल्का बन जाती है जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। देखिए जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, लेकिन ये आखिरकार टूटता हुआ तारा होता ही नहीं है। ये एक प्लैनेट्स एक चट्टान ही होती है जो बहुत फास्ट आती है और जलने लगती है। अगर यह पूरी तरह से जले बिना जमीन पर गिर जाए तो उसे उल्कास्म कहते हैं। अगर यह पूरी तरह से जले हमारे अर्थ पर गिर जाए तो उल्कास्म कहते हैं। और यह जहाँ पे गिरेगी वहाँ पे गड्ढा पूरा अर्थ जहाँ पे गिरेगी उतना का जो सरफेस है, एरिया है, वो पूरा गड्ढा में हो जाएगा। नंबर 1 धूमकेतु कॉमेट। धूमकेतु सबसे पहले तो यह जमे हुए गैस और धूल के गोले होते हैं जिसे गंदे बर्फ के गोले भी कहते हैं। जब ये सूर्य के पास आते हैं तो ये गर्म होकर अपनी एक चमकदार पूंछ छोड़ते हैं। हैली का धूमकेतु सबसे मशहूर है जो लगभग हर 75 साल में एक बार दिखाई देता है। पॉइंट को नोट कीजिएगा, जो हैली है वो 75 साल में एक बार दिखाई देता है, याद रखिएगा। नंबर 2 सुपर बेल्ट। यह नेपच्यून ग्रह से भी आगे बर्फ के टुकड़े का एक बहुत बड़ा डिस्क जैसा एक इलाका है। प्लूटो समेत कई बौने ग्रह भी मिलते हैं और यही से छोटे धूमकेतु आते हैं। सबसे पहले अब जानेंगे लोग अर्क काउंट। यह हमारे सौरमंडल
यह हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी किनारे पर बर्फीले टुकड़े की एक काल्पनिक बादल है। माना जाता है कि यहाँ से वे धूमकेतु आते हैं जिन्हें सूरज का एक चक्कर लगाने में बहुत लंबा समय लगता है। कुछ ज़रूरी बातें। नंबर 1, हमारे सौरमंडल का 99.8% से भी ज़्यादा वजन सिर्फ हमारे सूर्य का है। अब समझिए, जो हमारे जो सोलर सिस्टम है, जो उसमें 99.8% सिर्फ सूर्य का ही वेट है। और जो अदर प्लेनेट जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, जुपिटर, मतलब ऐसे 8 प्लेनेट्स है, उनका वेट मतलब 0.02% ही है। 0.02। अब समझिए हमारा जो अर्थ कितना वेट होगा और उसके सामने जो प्लेनेट्स होगा वह कितना छोटा छोटा होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं। ये देखिए, ये सब चीज़ें अगर आप गूगल पर सर्च मार के देखेंगे लोग, तो बहुत ही मतलब आप इसमें खो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हम प्लेनेट्स के अंदर आ गए हैं, हम सब गैलेक्सी के अंदर घूम रहे हैं, मतलब ऐसा लगेगा इमेजिनेशन करके। सबसे पहले आप खा जानेंगे लोग। नंबर 1, बृहस्पति ग्रह पर जो बड़ा लाल धब्बा है वह इतना बड़ा तूफान है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी समा सकती है। अब बताइए, पृथ्वी पूरी समा सकती है किसमें? बृहस्पति में। शुक्र ग्रह पर एक दिन उसके 1 साल से भी ज़्यादा समय लगता है। मतलब देखिए, ये देखिए, ये सब कुछ जो हम इम्पोर्टेंट करेंगे वो आप नोट कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो शुक्र ग्रह पर एक दिन उसके 1 साल से भी ज़्यादा का समय लगता है। अगर सूर्य ग्रह पर एक दिन होगा तो बहुत समय लगेगा। नंबर का ऊट क्लाउड एक काल्पनिक बादल है जो बहुत दूर के धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है। अब जानेंगे लो उपग्रह और अंतरिक्ष मिशन। नंबर 1, उपग्रह। उपग्रह सबसे पहले अंतरिक्ष में 2 तरह के उपग्रह होते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक ग्रह और कृत्रिम ग्रह। मतलब जो अंतरिक्ष में होते हैं उसमें 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं। नंबर 1 एक पहले से प्रेजेंट होता है, और नंबर 2 जिसे हम लोग के साइंटिस्ट बनाकर सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में छोड़ते हैं वह होते हैं सैटेलाइट, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक ग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट। ये वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा चंद्र पृथ्वी का एक प्राकृतिक ग्रह है। ये पहले से ही प्रेजेंट है, इसे आर्टिफिशियल रूप से बनाया नहीं गया। नंबर 1, कृत्रिम ग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये इंसान द्वारा बनाई गई मशीनें होती है जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसका इस्तेमाल कई कामों के लिए होते हैं, जैसे टीवी, संचार। देखिए, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। देखिए, जो हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, क्वेश्चन पूछ देगा कि जो हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वह कहाँ का मतलब किस यूज के लिए आते हैं। नंबर 1, संचार। नंबर 2, मौसम। नंबर 3, जीपीएस। नंबर 4, वैज्ञानिक खोज। मतलब वैज्ञानिक ने खोज किया। नंबर 1 हम पढ़ेंगे संचार, टीवी, फ़ोन और इंटरनेट चलाने के लिए। नंबर 2, मौसम की जानकारी, मौसम का पता लगाने के लिए। नंबर 3, नेविगेशन, जीपीएस जैसी नेविगेशन प्रणाली के लिए। नंबर 4, वैज्ञानिक खोज, पृथ्वी और ब्रह्मांड के अध्ययन ज्ञात करने के लिए। देखिए, सबसे पहले होती है जो हम लोग जैसे सिनेमा मूवीज़ देखे हैं, फ़ोन जैसे किसी को कॉलिंग से बात करते हैं, वह सैटेलाइट के ही थ्रू हम किसी से प्रेजेंट मतलब जो सैटेलाइट कनेक्ट करता है और वो उस पर्सन के पास पहुंचाता है, टावर के पास, और टावर उसके पास पहुंचाता है। वही सैटेलाइट का होता है। नंबर 2, हमसे मौसम की जानकारी का पता चलता है, जैसे मौसम कैसा होगा, बारिश आएगा कि नहीं, चक्रवात होगा कि नहीं, मतलब सॉरी बारिश आएगा कि नहीं, मौसम आंधी तूफान है कि नहीं, ये सैटेलाइट के कारण पे। और सबसे पहले होती है अब जीपीएस। सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, कहाँ, अगर आपको मान लीजिए बहुत दूर जाना है तो आप जीपीएस से कनेक्टेड कर लेते हैं। वह किसके जरिए? तो वह एक सैटेलाइट के जरिए ही होता है। नंबर और वैज्ञानिक खोज। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग तो पृथ्वी मतलब हम लोग पृथ्वी को तो ऐसे देख नहीं सकते, तो वह जितने भी हमारा हम लोग का गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, वह किसके जरिए दिखाए थे? तो वह सब सैटेलाइट के ही जरिए दिखाए थे।
ऐसे तो कोई आँख ऊपर ताको आसमान में तो ऐसे हमको मतलब दिखाई नहीं देता है, वह सिर्फ सैटेलाइट के ही जरिए वहाँ तक पहुँचकर हम लोग मतलब हमारे साइंटिस्ट सब देख सकते हैं। नंबर 1 पृथ्वी प्रमुख मिशन। भारत और दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष के कई नई खोज की गई है ना। सबसे पहले होते हैं इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं। चंद्रयान-3 यह भारत का, देखिए यहाँ से जीके जीएस का भी क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1 चंद्रयान-3 यह भारत का तीसरा चांद मिशन है। 2023 में इसे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर देखिए पॉइंट नोट कीजिएगा, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिण ध्रुव तक सफलतापूर्वक कदम रखा। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश है, मतलब हमसे भी 3 कंट्री देश कर चुका है। मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन MOM 2014 में इसरो ने मंगल के चारों ओर एक सैटेलाइट सफलतापूर्वक भेजी। देखिए अगर ये एक मिशन मंगल फिल्म है, सिर्फ इसी के थ्रू है, मतलब मिशन मंगल फिल्म आप देखिएगा तो उसमें सिर्फ यही थ्रू बताया गया कि उसमें भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है ना। इस मिशन के साथ इसरो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाली दुनिया की चौथी और अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाली अंतरिक्ष एजेंसी में है। सिर्फ ऐसा है जो कि 2014 में, अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो मिशन मंगल देखिएगा, सिर्फ इसके थ्रू मतलब ऐसा, अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो उसमें बहुत अच्छा से बताया गया है। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय मिशन। नंबर ए नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम यानी आर्टेमिस प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का मकसद इंसानों को फिर से चांद पर ले जाना है। मतलब जो नासा का जो टेक्नोलॉजी था, वो कार्यक्रम था, वो जो अर्थ पर जितने भी हम लोग मतलब रहते हैं लोग, जितने भी अर्थ पर जितने मतलब एक तरफ से मान लीजिए कि चांद पर भी वो एक दुनिया बसाएगा, ऐसा मान सकते हैं। और वहाँ एक अस्थाई बेस बना होगा ताकि भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी की जा सके। नंबर 1 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसे 2021 में लॉन्च किया गया। यह एक बहुत ही ताकतवर टेलीस्कोप है जो ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आकाशगंगाएं और तारे के टूटने के साथ दूसरे ग्रह का पता लगता है। यह हबल टेलीस्कोप से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। चलिए कुछ लास्ट बातें जो कि कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले होते हैं इसरो दुनिया की सबसे कम बजट वाली अंतरिक्ष एजेंसी में से एक है। नंबर 2 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे सूर्य और दूसरी लैग्रेंट बिंदु L2 की परिक्रमा करता है। नंबर का ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की रक्षा में सबसे बड़ा मानव निर्मित चीज है। चलिए हम लोगों का सोलर सिस्टम पूरा कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स, अगर पहले तो हम बता दें कि अगर हमसे जो भी मतलब डिफ़िकल्ट मतलब जो भी बोलने में लैंग्वेज में जो भी मतलब आपको परेशानी होगा प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अब वोट कीजिए, अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बोलने का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अच्छी तरह देखिए ये जितने भी हम लोग पढ़े थे लोग